हेलो दोस्तों, मैं नीरज साहू 2018 सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर लिया हूँ। और कल जब मैंने क्यूमेट्स पर एक पोस्ट डाली तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने स्ट्रेटजी बताइए, अपने प्रिपरेशन का तरीका बताइए। और उसके बाद कल से कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसमें से मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो क्या पढ़ें, दूसरा क्यों पढ़ें, और तीसरा कैसे पढ़ें कंटिन्यूसली। और उसके बाद मेरी जो जर्नी लगी रही है वो मैं आपको बाद में फिर कभी बताऊंगा। और इस सीजीएल से पहले मैंने काफ़ी एग्जाम्स निकाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और लेकिन मेरा जो शुरू से ही, जब से मैंने कंपटीशन की लाइन में कदम रखा था, तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट लूँ और 3 स्टार वाली वर्दी पहनूँ। तो सपना सच होने वाला है, कुछ समय और लगेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट आ चुका है जैसा कि आप जानते हैं, और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल चुकी है। तो दोस्तों 2018 मेरी ग्रेजुएशन उसी साल कंप्लीट हुई और उसी साल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, और यही फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा, और मुझे ड्रीम जॉब दिला दी। तो मैं आपको बताऊं, इसके अदर मैंने रेलवे से जो 2 फॉर्म आए थे, ग्रुप डी से मेरी शुरुआत हुई। पहला पेपर मेरा ग्रुप डी निकला, फिर ग्रुप डी के बाद टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन का जो पेपर आया था, ये मेरा पेपर निकला था। मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, और इसके बाद टेक्नीशियन को मैंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, मार्च में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, और अभी फरवरी में मैंने उससे रिजाइन दे दिया, क्योंकि मेरा मार्च में रिजल्ट आने वाला था और मैं कंफर्म था कि मुझे मेरी डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं आरआरबी, एक आरपीएफ एसआई, आरपीएफ एसआई। इसके बाद चलिए एसएससी की बात कर ले, तो एसएससी जितने भी एग्जाम्स कराती है वो मेरे सारे क्वालिफाइड हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ 2019 वाला, और ये सीजीएल जिसका फाइनल अभी रिजल्ट आया है। इसके अगर स्टेट लेवल में बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है वो मैंने क्वालिफाई करा था, इसकी टाइपिंग नहीं गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और अभी जो मेरा लेटेस्ट जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, वो लोअर पीसीएस मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, इसका प्री मेरा क्वालिफाइड है। और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, करीब 12 एग्जाम्स ऐसे हैं जो मैंने अभी तक क्वालिफाई किए हुए हैं। और मेरा जो तो दोस्तों मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे सीजीएल के लिए मैंने प्रिपरेशन की, और उसके वजह से मेरे ये सारे एग्जाम्स धीमे धीमे जो मैं देता गया सारे के सारे क्वालिफाइड होते गए। ठीक है, तो चलिए और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इनमें से बहुत से एग्जाम्स हैं जिनमें कोई सीट नहीं ली है। जैसे एमटीएस में मेरे 91 मार्क्स थे, बट मैं उसके डिस्क्रिप्टिव में नहीं गया, और सीएचएसएल की मैं टाइपिंग में भी नहीं गया, और सीपीओ में मेरा हो जाता है जैसे, तो मैं उसमें भी डीवी नहीं दूंगा, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर मेरी डिजायर्ड पोस्ट थी जो कि मुझे मिल जाएगी। बाकी मैंने सिर्फ टेक्नीशियन की जॉब थी जो कि ज्वाइन की थी, बाकी की सारी जॉब्स हैं मैंने किसी के डीवी में नहीं गया, या किसी के जो लास्ट स्टेज एग्जाम की होती है उसमें मैं नहीं गया। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि एस्पिरेंट के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। आज की गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं कि कहाँ बैंक में 25-50 हज़ार वैकेंसी आती थी और आज 8 हज़ार पे आ गई है। एसएससी में भी 16 हज़ार वैकेंसी आती थी 2013-14 के टाइम पर, और आज आप देख रहे हैं कि 2020 में केवल 8 हज़ार वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि, और भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको डिजायर्ड पोस्ट मिल गई है वो लोग आगे सीजीएल ना दें, मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपके साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। देखिए, आप ज्यादा मत पढ़िए, प्रिसाइज पढ़िए, लेकिन इतना अच्छा पढ़िए कि आपसे ज्यादा बेस्ट उसको किसी ने पढ़ा ना हो। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को इंग्लिश में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं 12th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूं, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है। करीब 2014 में मेरा इंटर हुआ था, उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं, और करीब 5 से 6 साल मैंने पढ़ा है बीएससी के दौरान। तो आपको मैं बताऊं कि इंग्लिश के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है। एक एक सेक्शन पर मैं बात करूंगा आपसे। इंग्लिश में देखिए 3 चीजें होती हैं। पहला होता है आपका ग्रामर,
सेकेंड होता है आपका वोकैब, एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को, जितना प्रिपेयर उसको ग्रामर करना पड़ेगा उतना ही एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को प्रिपेयर करना होगा ग्रामर के लिए। रूल्स वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं वोकैब की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी वोकैब आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगी कुछ वर्ड्स में, बट एसएससी में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके लिए उनको भी पढ़ना ही होगा, ठीक है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं वन वर्ड्स की, तो वन वर्ड्स के लिए आपको 3000 वर्ड्स, 3500 वर्ड्स, जैसे कि ब्लैक बुक है, एमबी पब्लिकेशन है, तो ये जितनी बुक्स हैं इनसे आपको वर्ड्स पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर से लगाने पड़ेंगे। अब अगर बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सारे के सारे पता हो, आपको नहीं पता हो, कुछ आपको भी पता है, कुछ उन्हें भी पता है। तो आपको ये चीजें जो है ना, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। किसी को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, थोड़ा सा हाँ हम ये मान सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम गाय को आपको ज्यादा रहता है एक्सपीरियंस। अब अगर बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन, यहां हिंदी मीडियम स्टूडेंट मात खा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज उन्होंने सारी बुक्स इंग्लिश में पढ़ी हुई है, अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश में की हुई है, फर्स्ट से लेकर 12th तक सारी बुक्स इंग्लिश में पढ़ी हुई है, मैथ्स इंग्लिश में लगाई है, और हिंदी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। जीके ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है, सब कुछ उनका इंग्लिश में होता है। तो अब बात करते हैं हम अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत आपको इसी पर है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपकी ये भी प्रिपेयर हो जाएगी, और ये जो है ना, ये आती है सिर्फ एक्सपीरियंस से। आप रूल्स रटते रह जाएंगे, आपके सामने सेंटेंस होगा बट आप उस रूल का यूज नहीं कर पाएंगे। ये कब आ पाएगा? जब आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आप देखिए, अगर मनोरंजन भी करते तो उस टाइम भी आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में सबटाइटल आता है तो सबटाइटल वाली मूवी देखें, इंग्लिश सॉन्ग्स सुने कभी कभी, और कभी कभी विदाउट सबटाइटल्स भी देख लें। बहुत सारी चीजें नेटफ्लिक्स वगैरह अगर देखते हो तो इंग्लिश में बहुत सारी वेब सीरीज होती है, उनको भी आप इंग्लिश में देखने की कोशिश करें। शुरू में प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, सबटाइटल के साथ देखता था। आज की डेट में विदाउट सबटाइटल कोई भी मूवी देखता हूँ और एक्सेंट भी एकदम क्लियर समझ में आता है, विदाउट सबटाइटल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे किया मैंने? मुझे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर थी। 12th के बाद मैंने कभी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं पढ़ाया, मैंने ओनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाया 5 to 6 ईयर्स तक, ठीक है। वहां से मेरी इंग्लिश जो है वो वहां से स्ट्रांग हो गई, ठीक है। और बाकी मैंने ये जो वोकैब है इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मैं इसके लिए आपको दूंगा कुछ टाइम बाद, मैं अपनी जो वोकैब है 3 से 4000 वर्ड्स की मेरी वोकैब होगी, उसको मैं शेयर करूंगा। एक तो वो बहुत गंदी राइटिंग में भी मैं बहुत ही ज्यादा घुस करके लिखता था, तो उसको मैं एक अच्छे से लिख के उसके बाद पीडीएफ बना के और यहीं पर पढ़ा दूंगा किसी दिन, एक एक करके कुछ वीडियोस लाके पढ़ाऊंगा। वो वोकैब मैंने कहाँ से तैयार की? वो मैंने किसी बुक से नहीं करी, किसी एक बुक से नहीं है। आप अगर यूट्यूब देखेंगे 10,000 वोकैब ऑफ महेंद्रा, आशीष सर ट्यूटोरियल्स, उनसे मैंने सबसे पहले उनकी 8 से 10 वीडियोस पढ़ी हुई। आशीष सर ट्यूटोरियल्स की एंटोनियम सिनोनियम से रिलेटेड एक वर्ड के उन्होंने 10 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। आप अगर पढ़ने बैठेंगे कि आपने एक वर्ड उठाया, उसके एंटोनिम सारे पढ़ लिए, उसके सिनोनिम्स सारे पढ़ लिए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने ऐसे पढ़ा कि हाँ मैंने देख लिया गो का कम, तो एसएससी में ऐसा नहीं चलता कि एक फिक्स वर्ड का कोई एक फिक्स सिनोनिम हो या फिर एक फिक्स वर्ड का कोई फिक्स एंटोनिम हो। आपको वर्ड्स के मीनिंग अगर पता होंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। वोकैब का सिर्फ एक ही तरीका, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट ना तो कोई अपोजिट होता है, ना ही एग्जैक्ट किसी का कोई सिमिलर होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें इस पार्ट के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना ही होगा। आपने बहुत सारे टीचर्स से सुना होगा कि आप रीडिंग कीजिए, लेकिन रीडिंग्स में मन ही नहीं लगता है। तो कैसे रीडिंग की जाए, मैं आपको बताऊं। मैंने रीडिंग पार्ट के लिए सबसे बढ़िया काम क्या किया, मैं जब नाइट के टाइम पे अपना डिनर करके जाता था, छत पर टहलता था और 1-2 घंटे तक, उस टाइम पर एक ऐप था, मेरे से भी काफी लोगों ने पूछा उस ऐप के बारे में, तो मैंने जब प्ले स्टोर पर देखा तो अब वो ऐप अवेलेबल नहीं है, बट उसके जैसे सिमिलर काफी ऐप्स अवेलेबल हैं। उन ऐप्स में क्या होता है कि आपने उस ऐप को खोला, उसमें आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर के मिल जाएंगे आर्टिकल्स, लाइक द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के छोड़िए आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनवायरनमेंट का तो कभी भी कोई भी आर्टिकल मत छोड़िए। आप अगर एसएससी के पेपर लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, वो जब आपकी ये फिलअप्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, तो उसमें यही होते हैं। या फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर वाला रहता है कि पैसेज,
तो पैसेज में भी उसी टाइप का एक होता है पैसेज जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिमिलर वर्ड बताइए, इसका आंसर ढूंढिए इस पैसेज से। तो ये सारी चीजें हैं जो, तो आपने देखा होगा कि अगर 2018 के टियर 2 की बात करें तो आपने देखो कितना बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं। तो आपकी अगर रीडिंग स्किल्स ही अच्छी नहीं होगी तो आप उस पैसेज को पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो और वो पैसेज के लिए मैं आपको बता दूं, नियॉन क्लासेस ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। अगर आप किसी वीडियो से पढ़ना चाहते हैं कि मैं पैसेजेस को कैसे कवर करूं और कैसे मैं उसको जल्दी टैकल करूं, तो आपको उसके लिए नियॉन क्लासेस की वीडियोस देखनी चाहिए। मुझे सबसे बेस्ट उन्हीं की लगी थी, ओके। और बाकी आपको रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी करनी है तो कम से कम आपको 2 महीने तक एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा डेली 2 आवर्स। उसके बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ आप टेस्ट पेपर्स लगाएंगे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका होगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल का सहारा लेना है। और आपको, हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, मैंने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया होगा किसी भी चीज पर, ना मैंने कोई बुक खरीदी है, ना ही मैंने कुछ भी करा है कि कोई कोर्स खरीदा हो अभी तक, या फिर मैंने कोई टेस्ट सीरीज खरीदी हो। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने क्या किया था कि एक फ्रेंड था मेरा, उसने टेस्ट बुक का पास बाय किया हुआ था, तो मैंने उससे कहा भाई मुझे टेस्ट बुक का पास दे दे। तो टेस्ट बुक का पास का ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही मोबाइल पर उसको एक्सेस कर सकें। मैंने उससे ID पासवर्ड लिया, अपने मोबाइल पर खोल लिया, और मैंने कम से कम नहीं तो टियर 1 से पहले 100 से 150 टेस्ट लगाए होंगे, 150 मॉक टेस्ट तो लगाए ही होंगे। ओनली सीजीएल नहीं, मतलब सारे एग्जाम्स के लगा लेता था, जिसका मन होता था लगा लिया। तो 100 से 150 टेस्ट मैंने लगाए होंगे मॉक। तो टेस्ट आपको रेगुलर देना है, एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाती है अगर तो। और मॉक लगाना है, एक दिन मॉक लगाइए, एक दिन आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं, ठीक। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बताया ये करना है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर आपके पास एक्सेस टाइम है कि आप कवर कर चुके हैं सब कुछ और ये आप डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आप लीजिए ये जो फिनिक्स सर की बुक्स हैं, काफी मोटी हैवी बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं उनकी, तो उन बुक्स को लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। MB वगैरह बुक्स आती हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स अवेलेबल है, नॉर्मन लुइस की बुक अवेलेबल है। कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार तो आर्टिकल्स पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, उस ऐप की सबसे बढ़िया खूबी क्या होती है कि आपको जैसे किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, आपने उस पर क्लिक किया, उसकी मीनिंग नीचे आ गई, उससे रिलेटेड सिनोनिम्स आ गए, आपने उसको पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब आप उसको सेव कर लीजिए वर्ड को। जब आप उस वर्ड को सेव कर लेंगे और वीक में एक बार उसको जरूर खोलिए, और जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे और उन वर्ड्स को देखेंगे, आप 3 बार 4 बार जब उसको देखेंगे तो आपके माइंड में वो वर्ड सेट हो चुका होगा, वहां से उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका है और वो आपको टेस्ट में दिखता रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं एडिटोरियल्स में, और इन्हीं एडिटोरियल से उठाकर SSC अपने एग्जाम्स में इन वर्ड्स को डालता है। या तो वो प्रीवियस ईयर होता है या फिर एडिटोरियल से उठाया हुआ वर्ड होता है मैक्सिमम। तो कॉम्प्रिहेंशन की बात कर ली, या ये पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही होगा अगर मैथ्स करनी है, इससे आपकी जो ग्रामर है आपका यूज यहां पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वोकैब की। तो वोकैब के लिए मैंने आपको बताया जैसे कि YouTube से मैंने कम से कम नहीं तो 200 से 300 घंटे की वीडियोस देखी होंगी वोकैब की। आशीष सर ट्यूटोरियल्स 8 से 10 वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं, तो उन 8 से 10 वीडियोस का मैंने अच्छे से देखा, और एक वर्ड के कम से कम 10 से 12 उन्होंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो वो सारे मैंने रट लिए थे। रट क्या लिए थे, मतलब मैंने कॉपी पे लिख लिया, उसके बाद उस चीज को मैंने बार बार रिवाइज किया। तो 3 से 4 हजार वर्ड्स की वोकैब है, मैं उसकी PDF डाल दूंगा कुछ टाइम बाद, यहाँ पर पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को, और ट्रिक से बताऊंगा कि आपको याद रहे। उसके अलावा आशीष सर ट्यूटोरियल्स के अलावा महिंद्रा की 10,000 वोकैब है, वो मैंने पढ़ी है। PT सर एजुकेशन की एक 9 आवर्स की और एक शायद 4 आवर्स की वीडियो पढ़ी हुई है, वो भी मैंने देखी हुई है, उससे सारे के सारे वर्ड्स निकाल लिए थे जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद सत्यन तिवारी सर ने जो अपनी एक ट्रिक से 2-3 वीडियोस डाली हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है फ्री मटेरियल से ही पढ़ा है, यूट्यूब पर जितना अवेलेबल है। मेरा जब भी मन होता था कि कोई कोर्स खरीदूं तो मैं ये सोचता था कि क्या यूट्यूब पर जो फ्री मटेरियल अवेलेबल है मैं उसको एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, तो आंसर आता था नो, कहाँ से करूँ। फिर खोल लिया यूट्यूब, जो चीज चाहिए उसको मैंने सर्च किया और उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से उसको कवर कर दिया। तो सत्यन सर की देख ली वीडियोस, महिंद्रा की देख ली, और आशीष सर ट्यूटोरियल्स हो गया, और एक और सर थे बहुत ट्रिक से पढ़ाते थे। तो मेरा जब भी मन होता था, और स्टडी IQ की भी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं,
इंग्लिश से रिलेटेड, उनको भी देखा है। तो बहुत जगह से मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि बुक से पढ़ने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था कि मैं बुक उठा के बैठ जाऊं और उसको पढूं। मैं टेस्ट भी लगाता था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं टेस्ट भी लगाता था, मैं लेटे लेटे टेस्ट लगाता था। 1 घंटे का टेस्ट होता है, मैं 50 मिनट तक लेटे लेटे उसमें अपनी, देखिए टेस्ट का क्या होता था, मेरा टाइम फिक्स था, 12 से 13 मिनट मुझे लगने हैं रीजनिंग में। उसके बाद मैं करता था अपना इंग्लिश में मुझे टाइम लगता था मैक्सिमम 6 मिनट्स। उसके बाद आते हैं जीके पर 4 to 5 मिनट्स। तो मेरा लगभग करीब 25 मिनट के पहले ही ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता था, 22 से 23 मिनट में। इसके बाद मैं आधा घंटा देता था मैथ्स को, तो मैथ्स में भी 25 से 30 मिनट लगते थे, जिसमें मेरा ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइम बचता है 5 से 10 मिनट का, उसमें आपने जो क्वेश्चन सेव किए हुए हैं, जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, उनको चेक करते हैं। तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को अब सॉल्व किया जाता है, जो आपके लास्ट में 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए एकदम लाइट माइंडेडली, क्योंकि उस जो 5 से लास्ट में जो 5 से 10 मिनट का समय बचता है ना, वो टाइम आपको कभी पता नहीं चलता। आप देखोगे कि अभी 10 मिनट थे और सीधा 1 मिनट और फिर पूरा टाइम चला जाता है, आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो इस स्ट्रेटेजी से आप चलोगे कि मुझे शुरू में इतने टाइम में रीजनिंग करना ही है। रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा कैसे आप 12 मिनट में ही पूरे क्वेश्चन कर सकते हो, वो सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। और तो इंग्लिश में आपको 5 से 6 मिनट ही देने हैं। अब बात करते हैं वोकैब। मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़नी है। और हाँ, किसी दिन जैसे आपका मन हुआ कि हाँ आज मुझे 1 वर्ड पढ़ने हैं, 1 वर्ड मैंने एक ही दिन में निपटाए थे। उस दिन मुझे 6 से 7 घंटे लगे थे। रात में 9 बजे मैं टहल रहा था, टाइम था, और उसके बाद मैंने कहा आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जगह आज मैं करूंगा 1 वर्ड। तो मैंने 1 वर्ड की ब्लैक बुक की PDF डली हुई थी, एक टेलीग्राम पर आई हुई थी, मैंने उसको खोला। उसमें करीब 3 से 3,500 वर्ड्स थे, और मैंने पूरी रात लगभग 3 से 4 बज गया होगा उसको पढ़ता रहा। और मुझे अब क्या होता है कि जैसे कि ज़्यादातर वर्ड्स तो याद हो जाते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, जिनको बार बार आपको रिवाइज करना होता है। तो मेरी सबसे अच्छी हैबिट क्या रही है, मैं मोबाइल में अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो ये जो नोट्स होता है, नोट्स में आपको दिखाऊं, मैं नोट्स में मैं सारे के सारे वर्ड्स ऐसे सेव कर लेता था। जैसे कि ये आप देखें तो ये अभी ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे टिपिकल लगते हैं या मैंने अभी याद नहीं हुए हैं। तो इस टाइप से क्या होता था कि जो वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा है या जो मुझे टिपिकल लग रहा है, उसको मैंने डाल दिया अपने नोट्स में। वहां से उठाया, बाकी के इजी वर्ड्स याद हो गए, उनको डाल दिया नोट्स में। अब नोट्स क्या होता था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो अपना मोबाइल खोला, उससे नोट से रिवाइज कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके काफी क्या होता था, जो वर्ड याद हो गया उसको डिलीट, जो याद हो गया उसको डिलीट, जो याद हो गया उसको डिलीट। अब जो वर्ड बार बार याद नहीं हो रहा उसको मैं डालता था अपनी एक कॉपी में सेपरेट। उस कॉपी में फिर वो कॉपी होती थी हमेशा के लिए कि उसको मैं जब भी एग्जाम होता था उससे पहले जरूर देखता था। ऐसे ही मैंने ग्रामर में भी किया। ग्रामर में आपको बताऊं कि ज्यादातर पार्ट होता है इजी, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर सकते हो। बट कुछ होते हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव और नरेशन की बात करें तो कुछ फिक्स सेंटेंस होते हैं 10 से 15, जिनमें आप फंसोगे ही। अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपको उसका आंसर याद होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे 25 से 30 नरेशन या एक्टिव पैसिव होते थे, तो मैं उनको कॉपी पर लिखे रहता था और उसके बाद जब भी एग्जाम हुआ एक बार रिवाइज मार के चल दिया। तो आपको नोट्स इतने प्रिसाइज बनाने हैं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले सबको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो मेरी वही 2 से 3,000 वर्ड्स की वोकैब होती है, तो वो पढ़ ली एक बार, और उसके बाद ये नरेशन और ये पढ़ लिया, नरेशन और एक्टिव पैसिव। उसके बाद जो ग्रामर पार्ट होता है, ग्रामर पार्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना इजीली आप एरर को नहीं पहचान पाओगे। उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन हेल्प करता है। दूसरी बात, आपने एक बार रूल पढ़ लिया, देखिए आप क्या कीजिए, आपने जैसे सबसे पहले तो आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पैरामाउंट की जो बुक है उसको तो आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए रट डालना है। बेसिक है, ABCD है मैंने जो किया है। तो मैं उसको भी नहीं खरीदा, मैं खरीदा कोई बुक नहीं हूँ, सब कुछ आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डाउनलोड किया, उससे मैंने जैसे पढ़ लिया। नाउन का मैंने चैप्टर पढ़ा, नाउन का चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें 50 एरर्स दिए हुए हैं, 50 एरर्स वो लगा लिए। उसके बाद मैंने गूगल खोला, गूगल पर मैंने गया और वहाँ पर नाउन के एरर्स लगा दिए बहुत सारे। उसके बाद आए तो ये जो फिनिक्स सर की बुक है, फिनिक्स सर की बुक में तो 2-2 हज़ार तक हैं करीब ये जो एरर्स हैं। तो क्या होता है कि जब Tier 2 के लिए प्रिपरेशन की थी उस टाइम पर मैंने फिनिक्स सर की बुक से भी लगाई थी। ये 2-2 जो हज़ार है, तो क्या करता था कि जैसे 200 एक दिन में लगा ली, ज़्यादा से ज़्यादा 200 वोकैब 200 एरर्स लगाने में आपको टाइम लगता है 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1 से 1.5 घंटा लगेगा शायद, अब मुझे याद भी नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है।
तो इतना टाइम लग जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के लगा लिए, फिर मैंने वर्ब पढ़ा, वर्ब के लगा लिए, फिर 1 वीक तक मैंने अपना ये रूटीन कंटिन्यू रखा। 1 वीक बाद मैं वापस नाउन पे आया, मैंने एक बार फिर रूल्स रिवाइज किए, फिर से मैंने 200 एरर लगाया, फिर मैंने प्रोनाउन की रिवाइज किया, फिर मैंने 200 एरर्स लगाए। इस बार मुझे टाइम पहले से क्या लगता था, कम लगता था। तो ये सारी चीजें एक जो पिछले मैंने 1 वीक में कवर की थी, उसको मैं 3 से 4 दिन में कवर कर लिया। उसके बाद फिर मैं आगे की चीज करता था, तो आगे का हो गया। अब वापस से फिर 15 दिन बाद, करीब 15 दिन में मेरी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो गई है। अब कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा एरर बिना कोई रूल देखे। फिर मैंने उसको चैप्टर वाइज लगाया एक बार, ग्रामर के रूल्स के बिना देखे, फिर चैप्टर वाइज देखा, फिर मैंने देखा उसके बाद लगाने के बाद मैंने उसके रूल्स को पढ़ा। तब जाके फिर इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता था कि एक एक रूल रट जाता था, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ रट जाता था। अब आते हैं मिक्स पे। अब लगाना है मुझे कि सारे के सारे मैंने डाउनलोड किया, जैसे CGL 2018 का या CPO 2018 का मैंने डाउनलोड किया इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश की PDF कंपाइल्ड मिल जाएगी कहीं पर भी। अब मैंने वो डाउनलोड किया, उसके बाद वहां से सारे के सारे एरर्स लगाना चालू कर दिए, वहां से पूरे कर लिए। तो अब मेरा ये ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैंने वोकैब करी, वोकैब के बाद कॉम्प्रिहेंशन किया। इस वोकैब में आपको सबसे बढ़िया चीज ये जरूर करनी है कि आप जब भी कहीं से भी वोकैब पढ़ रहे हो, आप MOOC से पढ़ रहे हो, आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, आप सबसे अच्छा काम कीजिए, एक नोट्स, आपके जो मोबाइल में नोट्स होते हैं वहां पर आप जो भी वर्ड आपको टफ लगता है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद उसको टाइमली रिवाइज करते रहिए। आपको वहां पर 200 से 300 वर्ड हो जाएंगे, और जब भी आपको जो वर्ड लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छे से याद हो चुका है, उसको डिलीट कर दीजिए। तो इस टाइप से आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये हुई इंग्लिश की बात।